नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में और उसके बाद में किस प्रकार से बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना होती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, उसकी भी जानकारी हम इसी वीडियो में लेने वाले हैं। दरअसल देखिए, इनका रेफरेंस तो मैंने आपको बहुत बार दे दिया कि बक्सर की लड़ाई का युद्ध हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई है, इनका रेफरेंस मैं आपको बहुत बार दे चुका हूँ। परंतु इनके बारे में डिटेल से एक ओवरऑल इनके बारे में आप कहे कि डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो वो हम कर लेते हैं। तो पिछला जो लेक्चर था अपना, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि किस प्रकार से आंग्ल कर्नाटक युद्ध होते हैं और कर्नाटक में किस प्रकार से आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता के चलते वहाँ पर फिर एक तरीके से जो अंग्रेज हैं उनकी सत्ता स्थापित हो जाती है ना। जैसे हमने देखा था कि 3 युद्ध मोटे मोटे हमने देखे थे। उसमें जो प्रथम होता है वो 1746 से लेकर 48 तक होता है, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध होता है। फिर दूसरा होता है 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक, और तीसरा होता है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध होता है ये सेंट टोमे के युद्ध के लिए भी ये इसको याद किया जाता है। सेंट टोमे का युद्ध क्या था ये हमने उसमें देख लिया है। और इसमें जो है वो प्रमुखता किसे प्राप्त हो गई थी, फ्रांसीसी जो थे उसमें इनको एक तरीके से श्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है। परंतु फिर जो है हैदराबाद और कर्नाटक के जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है उसमें हस्तक्षेप करने की वजह से द्वितीय ये कर्नाटक युद्ध हो जाता है। और इसमें एक तरीके से आप कहो तो पलड़ा समान सा ही रहता है, परंतु इस बार जो है थोड़ा सा पलड़ा है वो अंग्रेज़ों के पक्ष में ज़्यादा चला जाता है। और उसके बाद में देखिए, तृतीय जब कर्नाटक युद्ध होता है उससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से बंगाल में 1757 का प्लासी के युद्ध के बाद में वहाँ के उनको रिसोर्सेस होते हैं वो मिल जाते हैं, और उन्हीं रिसोर्सेस के दम पे और बहुत सारे कारणों की वजह से तृतीय जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है या तृतीय जो कर्नाटक युद्ध होता है उसमें पूर्णतया श्रेष्ठता किसको मिल जाती है, उनको पूर्णतया श्रेष्ठता मिल जाती है अंग्रेज़ों को। और यहीं से 1760 में वांडीवाश की लड़ाई होती है। वांडीवाश की लड़ाई, उसमें फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से मात दे दी जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा, और अब फ्रांसीसी मात्र पांडिचेरी में सीमित होकर रह जाते हैं। तो वहीं अब जब यहाँ हमारा रेफरेंस आया था कि प्लासी का युद्ध हुआ था, तो वहीं प्लासी और बक्सर के युद्ध की जानकारी आज के वीडियो में हम हासिल कर लेते हैं कि किस प्रकार से बंगाल में जो है अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित होती है। देखिए, यहाँ पर कर्नाटक में अंग्रेज़ों की जीत जाने के बाद अभी इनको डायरेक्ट शासन के अधिकार इनको नहीं मिले थे, यानी प्रत्यक्ष शासन के अधिकार अभी इनको कर्नाटक में नहीं मिले थे। परंतु कर्नाटक में क्या होता है कि इनको एक सर्वोच्चता हासिल हो जाती है ब्रिटिशर्स को फ्रांसीसियों के ऊपर। और कर्नाटक का नवाब तो देखिए वहाँ पर भी कठपुतली शासक ही रहता है, तो इनको वहाँ पर प्रमुखता शासक हो जाती है, प्रमुखता प्राप्त हो जाती है। परंतु बंगाल में सिर्फ प्रमुखता ही नहीं होती बल्कि शासन कार्य भी इनके हाथों में आ जाता है। तो उसी के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले आपको बताया था और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से जब दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर हो जाती है, और फिर देखिए औरंगजेब के बाद में खूब छोटे छोटे काल के लिए बहुत सारे बादशाह बनते हैं, है ना, जिनमें बहादुर शाह बनता है, फिर जहांगीर शाह बनता है, फिर फर्रुख शाह, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर अहमद शाह, है ना। इस प्रकार से बनते रहते हैं। तो उन्हीं में से मोहम्मद शाह के काल में और पहले बहादुर शाह के काल में जो है मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया जाता है। फिर मोहम्मद शाह के काल में अलीवर्दी खां जो होता है वो बंगाल का सूबेदार बन जाता है, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उसे दीवानी भी सब प्राप्त हो जाती है, और वहाँ का वो नायब के साथ साथ वहाँ की निजामत वगैरह सब उसको मिल जाती है ना। यानी पहले सिर्फ दीवान हुआ करता था, अब सब उसको वहाँ की सूबेदारी वगैरह सब प्राप्त हो जाती है अलीवर्दी खां को, है ना। तो अलीवर्दी खां से हम मुर्शिद कुली खां को, मुर्शिद कुली खां के बाद में मुर्शिद कुली खां जो है अपने दुहेते जो होता है उसका सरफराज खां को राजा बना के, नवाब बना के जाता है। परंतु शुजाउद्दीन जो होता है उसका बाप, वो उससे गद्दी छीन लेता है और सरफराज खां राजा नहीं बन पाता है। परंतु बाद में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद में सरफराज खां राजा बनता है, और सरफराज खां के नवाब को कुछ ही दिनों में मारकर अलीवर्दी खां जो है वो वहाँ का नवाब बन जाता है। तो अलीवर्दी खां से शुरू करते हैं। 1741 में अलीवर्दी खां जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नायब होता है सरफराज खां, उसको मार कर ये कौन बन जाता है, यहाँ का नवाब बन जाता है बंगाल का, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का।
बंगाल भी सिर्फ आज आप पश्चिम बंगाल सोच रहे हो वो नहीं, वो पूरा उधर देखिए आज जो बांग्लादेश नाम का देश है वहाँ तक भी इनका राज्य हुआ करता था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और उसके बाद में इसका देखिए दामाद नहीं है यहाँ, उसकी मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला यानी ये उसका नाती होता है, नाती आज समझते ना नाती पोते वैसे, तो ये नाती होता है, तो नाती होता है सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के बाद में, तो उसका नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बनता है। और सिराजुद्दौला जो था वो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सब बातें, और अभी देख लेते हैं। सिराजुद्दौला 25 वर्ष की आयु का उस वक्त हुआ करता था और बड़ा इसमें जोशीला था, और जो हस्तक्षेप हुआ करता था दरबार में, है ना, उन हस्तक्षेप के मामले में ये थोड़ा टाइट हुआ करता था कि नहीं मैं किसी का भाई हस्तक्षेप जो है वो सहन नहीं करूँगा। तो उस काल में देखिए पूर्णिया का नवाब हुआ करता था शौकतगंज, और सिराजुद्दौला की मौसी हुआ करती थी घसीटी बेगम, और कुछ जो वहाँ पर बंगाल में जो वहाँ के आप कह सकते हैं कि व्यापारी घराने जो हुआ करते थे वो लोग भी इसके प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। क्योंकि बंगाल में हुआ क्या था देखिए, वहाँ पर ये जो अंग्रेजों वाला व्यापार चल रहा था उसकी वजह से जो ये बैंकिंग घराने हुआ करते थे इनका जो है हस्तक्षेप बढ़ जाता है दरबार में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत अमीर होने लगे थे। ये जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर व्यापार कर करके इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया था, और उसी पैसे के चलते ये दरबार में भी इनका हस्तक्षेप बढ़ जाता है। तो वहाँ का बंगाल में देखिए फिर शासन तंत्र चलता है वो इन्हीं के लोगों के साथ मिलकर चलता है। एक तरीके से आप कहते हो कि गठबंधन की राजनीति वहाँ पर हो रही होती है, परंतु उसी गठबंधन की राजनीति में इसके विपक्ष में हो जाते हैं वहाँ का पूर्णिया का नवाब शौकतगंज जो होता है, सिराजुद्दौला की मौसी होती है घसीटी बेगम, और भी होते हैं, है ना, वो वहाँ के जो बैंकिंग घराने होते हैं वो नगर सेठ जो होते हैं वो सब इसके विरोध में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि 15 जून 1556 ईस्वी को 1556 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने बंगाल में अंग्रेजों की कोठी हुआ करती थी फोर्ट विलियम को घेर लिया, और 5 दिन तक संघर्ष चला वहाँ पर, और उस संघर्ष के बाद में सिराजुद्दौला ने उस फोर्ट विलियम को जीत लिया। ठीक है, और वहाँ पर जीत के कलकत्ता को नया नाम दे दिया अलीनगर, है ना, और अलीनगर उसको नाम देके कलकत्ता को जीत के, और उसका सेवक हुआ करता था मानिक चंद को मुर्शिदाबाद देकर वापस आ जाता है, मानिक चंद को कोलकाता देकर मुर्शिदाबाद वापस ले आ जाता है, क्योंकि उस काल में बंगाल की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। अब आप कहोगे सर कि इसको कलकत्ता तो इसी के शासन में है, तो इसको अधिकार करने की वहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी सिराजुद्दौला को। देखिए हुआ क्या करता था, मुर्शिद कुली खां के टाइम पे, अलीवर्दी खां के टाइम पे हुआ क्या करता था कि इन अंग्रेजों को यहाँ पर शुल्क मुक्त व्यापार करने की छूट दे रखी थी, परंतु ये क्या करता था ये अंग्रेज, ये कंपनी का जो व्यापार तो करती थी, साथ ही साथ कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे वो अपना निजी व्यापार और चलाने लगते थे, प्राइवेट बिजनेस उनका, और उस पर भी वो टैक्स नहीं देते थे। साथ ही साथ वो जो क्या करते थे, उन लोगों ने ठेकेदारी ले ली एक तरीके से पूरी, और भारतीय लोगों को भी व्यापार करने का अधिकार देने लगे वही कि देखिए हमारे पास ये पास है, इस पास के दम पर आप भी व्यापार कर लो, मेरे नाम पे कर लो। जैसा आज नहीं मेडिकल खोल लिया किसी और के नाम पे और चला रहा कोई और, वैसा ही बिजनेस उसके नाम पे कर लिया, मान लो किसी हेक्टर मुनरो कोई भी मान लो उसके नाम पे, और चला रहे हैं भारत वाले, तो उससे भी फिर तो टैक्स नवाब का मर रहा है। इस प्रकार से नवाब को बहुत नुकसान हो रहा था टैक्स का। इसके चलते नवाब ने क्या किया कि अलीवर्दी खान ही कर जाता है, तो अलीवर्दी खान क्या करता है कि भाई पूरा फिर उसने वो टैक्स ही समाप्त कर दिया कि भैया अब मैं ये जो टैक्स है ना वो टैक्स ही नहीं लगाऊंगा, है ना, जो व्यापार पर आंतरिक शुल्क हुआ करता था वो टैक्स ही उसने समाप्त कर दिया। अब समाप्त करते ही क्या हो गया, अंग्रेज और भारतीय लोग दोनों बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड में आ गए, इसलिए अंग्रेजों को फिर बुरा लगा कि यार हम लोग आगे होने चाहिए। दूसरी बात इनकी क्या होती है कि ये कलकत्ता की अंग्रेज क्या करने लगते हैं कि उसके फोर्टिफिकेशन करने लगते हैं, यानी कलकत्ता के चारों ओर दीवार बनाने लगते हैं ये लोग, और जो नवाब होता है उसकी बातें मानने से इनकार करते रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देखिए कर्नाटक में फ्रांसीसी लोग, कर्नाटक और हैदराबाद में फ्रांसीसी लोग जो है वो उनको बढ़त हासिल हो रही थी। मैंने बताया ना 1700 जो वहाँ का प्रथम युद्ध हुआ करता था कर्नाटक का 1746 से लेकर 48 तक, वहाँ तक तो देखिए कर्नाटक में फ्रांसीसियों को ही उनकी बढ़त हासिल रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रनगर भी फ्रांसीसियों की बस्ती रहती है बंगाल में, तो यहाँ पर भी थोड़ा हस्तक्षेप दरबार में सिराजुद्दौला का चल रहा होता है फ्रांसीसियों के साथ मित्रता, तो इनको फ्रांसीसियों से डर लगता है और उनको लगता है कि पता नहीं ये नवाब हमारी रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नहीं कर पाए, कर्नाटक में नहीं कर पाए, हैदराबाद में नहीं कर पाए, तो यहाँ पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने कलकत्ता जो था उसकी
चार दीवारी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब इसने मना करा सिराजुद्दौला ने, भाई चार दीवारी की कोई ज़रूरत नहीं है, कल को यार तुम लोग अंदर बैठ जाओगे और हमारे बात मानोगे ना मानोगे, आपकी सुरक्षा मैं हूँ यहाँ, ये मानने को तैयार नहीं है। ये मानने को तैयार नहीं है तो फिर नवाब जाते हैं और कलकत्ता को घेर कर जीत लेते हैं। अब ये जीते तो जीते, ऐसा कहा जाता है, ये होलवेल है ना, होलवेल नाम का आदमी, इसने ये वाली घटना का जिक्र किया। इसे कहते हैं ब्लैक होल की घटना। ये ब्लैक होल की घटना थी क्या एक्चुअली, कि नवाब जब जाता है सिराजुद्दौला कलकत्ता में, कलकत्ता को जीतने के बाद वहाँ से 146 लोगों को, अंग्रेज़ लोगों को पकड़ लाता है, और 146 अंग्रेज़ लोगों को पकड़ लाने के बाद में इनको काल कोठरी में लाके डाल देता है। और वो काल कोठरी क्या होती है कि छोटी सी काल कोठरी होती है, जून का महीना होता है। अब सोचिए भारत में जून के महीने में कितनी गर्मी पड़ेगी। जून का महीना होता है, थोड़े से काल कोठरी में लाके ही इन अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला डाल देता है। और इनको डाल के भाई कल इनका सुबह करेंगे इनका फैसला। अब इनको डाल तो दिया, अब सुबह जब इनको निकाला, भाई हाँ निकालो, इनका फैसला करते हैं। फैसले के नाम पे निकाला 146 लोगों को, तो निकले मात्र 23। समझ रहे आप, 123 लोग तो मर गए, दब के भिज के, कोई प्यासे मर गए। इतनी गर्मी, हमारे जैसे लोग पता नहीं आदमी भारत के सहन कर लें, ये अंग्रेजी लोग विलायती ये कहाँ से सहन कर पाएंगे, ये मर गए। अब इस चक्कर में जो है, और फिर अंग्रेज इनसे गुस्सा हो गए कि यार हमारे 123 लोगों ने तुमने मार दिया। इसके बाद में होता क्या है, ये जब बात उनको अंग्रेजों को पता लगती है तो मद्रास में होता है रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से जो कलकत्ता में होते हैं वो फ़ोन लगाते हैं कि क्लाइव साहब आप आ जाओ, आपके बिना यहाँ पर मामला सुलझने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्लाइव फिर मद्रास से आता है बंगाल में, और उसके बाद में होती है प्लासी की लड़ाई, वो देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लो कि देखिए ये षड्यंत्र जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध हुआ था, उस सिराजुद्दौला के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था। तो एक तो जगत सेठ जो बैंकिंग घराने का व्यक्ति हुआ करता था, खादिम खान एक व्यक्ति प्रभावशाली हुआ करता था, वहाँ एक मानिक चंद, देखिए ये कलकत्ता का, इसको ही तो प्रभारी नियुक्त करके आता है सॉरी, मीर जाफर होता है सेनापति, और अमीचंद ये कलकत्ता का एक प्रसिद्ध व्यापारी होता है, और राय दुर्लभ ये नवाब का कोषाधिकारी होता है। इस प्रकार से देखें, सेनापति, कोषाधिकारी और कलकत्ता का के जो प्रसिद्ध वगैरह व्यापारी हुआ करते थे, बैंकिंग घराने के व्यक्ति हुआ करते थे, जो प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे वो, और साथ ही साथ में कलकत्ता का जिसको प्रभार दे के आया वो, ये सब किसकी तरफ शामिल हो जाते हैं, ये सब अंग्रेजों की तरफ शामिल हो जाते हैं सिराजुद्दौला के विरुद्ध। ठीक है, सिराजुद्दौला का कब्जा हो गया कलकत्ता पर। इसकी खबर पहुंचती है मद्रास में क्लाइव के पास में, और क्लाइव के पास जैसे ही खबर पहुंची, क्लाइव ने भाई खाना वाना बाद में खाइयो, पहले पहनो जूते वूते और निकलो कलकत्ता के लिए। तो कलकत्ता के लिए पूरी एक सशस्त्र सेना जो है बख्तरबंद नियुक्त करके रवाना कर दिया जाता है। अब नवाब का जो प्रभारी होता है मानिक चंद, कलकत्ता में जैसे ही जाता है, सेना आती है, मानिक चंद तो डर के मारे, और वैसे भी मानिक चंद भी सिराजुद्दौला से डरता था, इस चक्कर में वो तो पैसे ले लेता है और कलकत्ता सौंप देता है किसको, अंग्रेजों को। तो देखिए कलकत्ता अंग्रेजों को रॉबर्ट क्लाइव को यूं ही मिल गया, पूरा आराम से, उसको कोई लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही कलकत्ता उसको मिल गया। उसके बाद में कलकत्ता बैठ के वो पूरा षड्यंत्र रचाते हैं, कलकत्ता में बैठ कर षड्यंत्र रचाते हैं। और अंग्रेज़ ये वहाँ पर करते कि प्लानिंग करते हैं कि भाई इस सिराजुद्दौला के खिलाफ कौन कौन है, कौन कौन इससे दुखी है, वो आ जाओ हमारे पास में, हम जो है इसकी समस्या का समाधान करेंगे। अब देखिए जो जगत सेठ वाले होते हैं वो, मीर जाफर होता है वो, मानिक चंद तो पहले आ गया, घसीटी बेगम और इनके साथ आ जाती है। ये सारे के सारे प्रभावशाली लोग मिलकर अंग्रेज़ों के साथ में आ जाते हैं, और मीर जाफर जो था उसको कहा जाता है कि जाफर साहब हम आपको बना देंगे नवाब, आप तो एक काम करना, लड़ाई के लिए जब सिराजुद्दौला आपको कहे तो सेना तो लेके जाना युद्ध में, परंतु सेना जो है वो अपने पास में ही रखना, युद्ध में उतारना ही मत। तो मीर जाफर ने कह दिया क्लाइव को, क्लाइव तू तो चिंता ही मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, देख लेंगे हम। अब भाई साहब ये सब षड्यंत्र यहाँ पर हो चुका है, और अब आ जाती है युद्ध की बारी। अब देखिए षड्यंत्र करने के बाद में मुर्शिदाबाद पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान हो जाती है अंग्रेजों की सेना। 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं मुर्शिदाबाद, भागीरथी नदी होती है बंगाल में एक, भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदाबाद के दक्षिण में है 22 किलोमीटर दूर प्लासी का ऐतिहासिक मैदान, वहाँ पर पहुँच जाती है दोनों सेनाएं। ठीक है ना, दोनों सेनाएं पहुँच जाती है प्लासी के ऐतिहासिक मैदान में। एक तरफ है ये सिराजुद्दौला
और एक तरफ है देखिए ये है क्लाइव, ये है रॉबर्ट क्लाइव, ये घसीटी बेगम है, ये मीर जाफ़र है। इस प्रकार से जो बड़े बड़े लोग थे वो क्लाइव की तरफ हो जाते हैं। और यहाँ पर हालांकि ये वाले लोग सेना इसी के पीछे खड़ी होती है, परंतु अब यहाँ से जैसे ही युद्ध की घोषणा हो जाती है कि आक्रमण और युद्ध शुरू करा जाए, मीर जाफ़र जो है ये सेनापति होता है सिराजुद्दौला भाई आक्रमण का आदेश देता है और नवाब की जो सेना थी उसका 1/3 भाग तो लड़ता ही नहीं है। मीर जाफ़र के नेतृत्व में वो तो युद्ध में लड़ता ही नहीं है, ठीक है, और बाकी कुछ जो लोग थे वो साथ देते हैं क्लाइव का। इसलिए 50,000 के आसपास सेना होती है सिराज की, और अंग्रेज़ों की मात्र 3,000 के आसपास की सेना ही जीत हासिल कर लेती है किस पर? सिराजुद्दौला की सेना पर। अब सिराजुद्दौला वहाँ से भाग जाता है हालांकि, परंतु बाद में सिराजुद्दौला को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है सिराजुद्दौला की। और कहानियाँ तो कुछ इस प्रकार से भी प्रचलित है कि सिराजुद्दौला को मार कर वहाँ से भाग जाता है सिराजुद्दौला। फिर सिराजुद्दौला को कोई एक मुखबिर होता है, वो मुखबिर की वजह से पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद में इसको मारा जाता है। मार कर इसका छत विक्षत जो शरीर होता है उसको हाथी पर बिठाकर, हाथी पर लाद कर पूरे शहर में घुमाया जाता है और बहुत अपमान इसका किया जाता है। और इस प्रकार बाद में नवाब अब कौन बन जाता है? सिराजुद्दौला के मरने के बाद में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है मीर जाफ़र को। किसके देख रेख में बना दिया जाता है? अंग्रेजों की देख रेख में। तो 25 जून 1757 ईस्वी, आपको हर डेट याद रखने की जरूरी नहीं है, आप सिर्फ 1757 पकड़ के चलो। तो 25 जून 1757 को मीर जाफ़र मुर्शिदाबाद आ गया और अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। और इस सफलता के बदले में उसने क्या किया? अंग्रेजों ने उसका साथ दिया, अंग्रेजों ने उसको नवाब बनाया, तो अंग्रेजों को उसने 24 परगना की जमींदारी दे दी। 24 परगना जो है वो बंगाल में पूरा एक क्षेत्र हुआ करता था। आज भी बंगाल का अगर आप मैप उठा के देखोगे तो 24 परगना नाम की जगह वहाँ पर अभी भी है, शायद जिला होगा वहाँ पर। तो 24 परगना की जमींदारी दे दी अंग्रेजों को, ठीक है साहब। अब क्लाइव जो था उसको वे उस क्लाइव पे तो इतना प्यार आ रहा था जाफ़र को कि भाई बस है तो है, सिर्फ क्लाइव ही है मेरा भाई, तो बाकी तो सब, अब आप कहो कि भाई हो तो क्लाइव जैसा नहीं तो हो ही नहीं, वही वाली बात थी। इसको इतना प्यार आ रहा है, यूँ चुम्मे दिया जा रहा है उसको, और भैया 2,34,000 पाउंड की उसको निजी भेंट दे दी। आप सोचो 2,34,000 पाउंड। तो क्लाइव बड़ा, ये कोई ज़्यादा उम्र दराज नहीं हुआ करता था, ये 2,34,000 पाउंड की जैसे ही इसको निजी भेंट मिली, क्लाइव तो एकदम से पूरा अंग्रेज क्या एकदम पूरा अमीर हो गया एकदम पूरा, ये है ना। आप कहो कि इंग्लैंड तक में इसकी अमेरिकी चर्चा होने लगी रॉबर्ट क्लाइव की इसमें, ठीक है। इस प्रकार से बंगाल में जो फ्रांसीसी लोगों की बस्तियां हुआ करती थी वो भी अंग्रेज लोगों को दे दी गई, है ना भाई। यहाँ पर अंग्रेजों की चल रही है और वहाँ का नवाब है वो भी अंग्रेजों के साथ हो, तो यहाँ पर जो चंद्रनगर वगैरह बस्तियां हुआ करती थी अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की, वो भी अंग्रेजों को दे दी गई। इसके बाद में प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों के अधीन आ जाता है बंगाल। आ गया कि नहीं आ गया भाई? नवाब उसके अंडर में है पूरा, समझ रहे हैं आप बात? नवाब अंडर में है तो पूरे की पूरी जो है एक तरीके से बंगाल इनके अधीन आ जाता है। अब कर्नाटक में और यहाँ में फ़र्क है। कर्नाटक में क्या हुआ था कि वहाँ पर सिर्फ सर्वोच्चता हासिल हुई है, नवाब अभी भी वही बन रहे हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इनको एक तरीके से पूरा हस्तक्षेप करने का मौका इनको मिल जाता है यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब बंगाल का नया नवाब जो था मीर जाफ़र अपनी रक्षा के लिए और अपने पद पर बने रहने के लिए पूर्ण रूप से अंग्रेजों पर निर्भर हुआ करता था। तो एक तरीके से मान लीजिए आप कठपुतली शासक इसको कहा जा सकता है। और मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र को तो क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था कि राजा तो कौन है, राजा है क्लाइव, ये तो गीदड़ है उसका, कर्नल क्लाइव का, है ना। इस प्रकार से गीदड़ इसको कहा जाने लगा, फिर भी इसको शर्म नहीं आई मीर जाफ़र को, ठीक है। पूरी तरीके से कठपुतली शासक ये हुआ करता है। परंतु अंग्रेज भैया कहाँ मानने को तैयार? अंग्रेजों को क्या चाहिए? पैसा, सिर्फ पैसा। तो पैसा क्या करती है? पैसे के लगा दूँ ढेरी, वो वाली बात। तो पैसे को लगा दूँ ढेरी वाली बात पहले कासिम कह रहा था, मगर पैसों की ढेरी लगाना इतना आसान काम होता नहीं है और इतनी आसान बात है भी नहीं। तो अब अंग्रेज़ों की पैसे की मांग से त्रस्त आ जाता है मीर जाफ़र भी, ठीक है साहब। मीर जाफ़र इससे त्रस्त आ जाता है और अंग्रेज़ों को लगता है कि भाई मीर जाफ़र अब बंगाल वाला काम नहीं कर रहा, नवाब के लायक अब ये रह नहीं गया, तो वो ढूंढने लगते हैं यार अब और कौन बन सकता है। तो शाही खानदान में एक और आदमी मिल जाता है, मीर कासिम।
उसका दामाद होता मीर जाफ़र का। ये ज़्यादा रिश्तेदारी में आप नहीं पढ़िएगा कि कौन दामाद था, बेटा था, दो ही तरह था, अलग अलग किताबों में अलग अलग बताते रहते हैं। उसके बाद में उससे शाही खानदान में एक व्यक्ति होता है मीर कासिम। मीर कासिम जो है उसको भी बंगाल का नवाब बनने की उसका भी चस्का रहता है कि यार मैं भी नवाब बनूं, मैं भी नवाब की गद्दी पे बैठूं, देखो क्या यहाँ तो शान शौकत है नवाब की, आ हा। तो अब मीर कासिम जाता है अंग्रेज़ों के पास, क्लाइव के पास कि क्लाइव भैया मुझे आप जो है नवाब बना दो, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, आप तो बस आदेश करो, सब कुछ आपका है, बस नवाब मेरे को बना दो। इसके बाद में मीर कासिम और बेनसिटार्ट नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था। तो बेनसिटार्ट और मीर कासिम के बीच में 1760 में एक संधि हो जाती है। याद कीजिए, इसी 1760 में दक्षिण में कर्नाटक में वांडीवाश की जो लड़ाई होती है उसमें फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हो जाती है। वो भी बात याद रखिएगा, है ना, ये इंटरकनेक्टेड ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 1760 में बेनसिटार्ट और मीर कासिम के बीच में संधि हो जाती है। वो संधि क्या हो जाती है, गुप्त संधि होती है कि जैसे ही मीर कासिम को राजा वो बंगाल का नवाब बना देंगे तो मीर कासिम क्या करेगा, कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 जिले जो है वो दे देगा। एक मीर कासिम ने मान लिया कि हाँ, लिख के दे, तो हस्ताक्षर करके उसने लिख के दे दिया कि ले भाई मीर कासिम नवाब बनते ही मैं आपको वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव 3 जिले आपको दे दूंगा, ठीक है। सिलहट नाम की एक जगह हुआ करती थी, सिलहट में चूने का व्यापार हुआ करता था। उस चूने के व्यापार में भाई देखो बंगाल का उसमें सरकार का हाथ है, तो एक काम करो, आधा हिस्सा अंग्रेजों को चाहिए, आधा हिस्सा चाहिए, लो भाई ले लो, आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना तय कर लिया मीर कासिम ने। मीर कासिम को कुछ नहीं चाहिए, बस नवाब बना दो मेरे को। तो अब देखिए, अब इस टाइम पे क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको आंग्ल कर्नाटक युद्ध पढ़ा रहा था, तो कर्नाटक का जब तृतीय युद्ध हो रहा होता उससे पहले ही कंपनी को जीत हासिल निर्णायक हो जाती है बंगाल में, और फिर तीसरे युद्ध लड़ने के लिए पैसा कहाँ से देते हैं, बंगाल से। तो देखिए भाई, हमको जो है दक्षिण में चाहिए अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए पैसा। तो मीर कासिम बोलता है तो टेंशन ही मतलब, कितना चाहिए आपको, आप बोलो तो सही, लाख, 2 लाख, 10, 5 लाख, कितने? बोले बस ज़्यादा नहीं, 5 लाख दे दो। 5 लाख रुपए बोले दिए, 5 लाख रुपए इनको दक्षिण में लड़ने के लिए दे दिए, ठीक है साहब। बाद में मीर कासिम को ये कहा गया कि देख, कंपनी वालों ने कहा कि देख, कंपनी के दोस्त तेरे दोस्त, तो कंपनी के दुश्मन तेरे दुश्मन। तो बोले भाई ठीक है, मंजूर है। अब कंपनी के दुश्मन कौन है, फ्रांसीसी, तो इधर फ्रांसीसी अब किसके दुश्मन हो गए, मीर कासिम के, ठीक है भाई, मान ली बात, है ना। तो मीर कासिम ने ये भी मान ली कि मेरे दोस्त, अब दोस्त हैं अपने, तेरे दोस्त मेरे दोस्त, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन, ठीक है भाई, मान ली। अब मीर कासिम ने कहा भाई अब मेरी भी कुछ बात तो सुन लो, देखो भाई, मेरे कोई भी आंतरिक मामला होगा मेरा दरबार का, तुम लोग हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो कंपनी ने कह दिया भाई चलो मान ली तुम्हारी बात, तेरे आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक। दूसरी बात यार, जब भी देख कोई दूसरा नवाब इधर बनने आए तो मेरी हेल्प कर दियो, तुम है सैनिक वैनिक भेज दियो। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने कह दिया भाई ठीक है, ये वाली बात मान ली, हम सैनिक सहायता में तेरी हेल्प कर देंगे, सैनिक भेज देंगे तेरे लिए, पर देखिए पैसे तुझे देने पड़ेंगे उन चीज़ों के। उन्होंने बोला ठीक है, कोई नहीं, पैसे कोई कमी नहीं है, नवाब हूँ मैं यहाँ की, ठीक। तो इस प्रकार से 1760 में बेनसिटार्ट और मीर कासिम के बीच में एक गुप्त संधि हो जाती है कि उसमें मीर कासिम तो जो है वो वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले दे देगा, कंपनी का आधा हिस्सा दे देगा, चूने का जो सिलेट में चल रहा है उसको कंपनी को आधा हिस्सा दे देगा, चूने का व्यापार का जो सिलेट में चल रहा है, और 5 लाख रुपए उनको दे देगा दक्षिण में लड़ने के लिए, ठीक है साहब। और कंपनी के मित्रों को मित्र और कंपनी के दुश्मन को दुश्मन मान लेगा, ठीक है। और कंपनी ने यह मान लिया कि भाई देखो, आपके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आपको जब भी सेना की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी हम अपनी सेना लड़ने के लिए भेज देंगे, हमारे पास खूब सैनिक है और बहुत उनको लड़ने की चुल रहती है, ठीक है साहब। ये इनके बीच में गुप्त संधि हो गई। अब ये गुप्त संधि को क्रियान्वित करने के लिए अब यह कोलकाता से आ जाते हैं मुर्शिदाबाद आ गए। अब मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र को कुछ पता ही नहीं है, जाफ़र साहब कहाँ दारू पी के पड़े हुए हैं, नवाबी के चक्कर में मतलब नहीं है उनको दुनियादारी से। मीर कासिम को आया, वहाँ पर बैठा एकदम राजगद्दी पे, और क्लाइव आया तो बेनसिटार्ट और कोलार्ड वहाँ आए, तो उनको देख के भाई क्लाइव मीर जाफ़र ने बोला हाँ भाई नमस्ते, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग है बेटा, नीचे उतर। बोले नीचे उतर, नीचे कैसे, मैं यहाँ का नवाब। बोले रैप्ट पड़ेंगे, नीचे चल। तो नीचे चल, तो अब भैया अंग्रेजों के सामने क्या करेगा, तो भाई नीचे उतर गया। अब मीर कासिम को बोला बेटा चल बैठ उधर जाके, तो मीर कासिम जाके चुपचाप वहाँ पर बैठ गया और बोला अंग्रेज माता की जय हो, और अंग्रेज माता की जय बोल के वो तो बैठ जाता है बंगाल की गद्दी पर। इस प्रकार से मीर जाफ़र को मार रैप्टे नीचे उतार दिया जाता है, और अब कौन बंगाल का नवाब बन गया, अब बन गया मीर कासिम।
अब देखिए मीर जाफर बोले भाई मेरा तो सोच लो यार, दारू पानी का खर्चा तो दो मेरे को, मेरी कैसे चलेगी, तुमने ऐसा तुमने बना तो दिया अभी लत। बोले कोई नहीं, जा बेटा 15,000 रुपये तुझे दे देंगे महीने के। ठीक है, इतने उस जमाने में देखिए महंगाई नहीं हुआ करती थी, आज देखिए हमें 15,000 ही मिलते हैं घर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उस जमाने में इतनी महंगाई नहीं हुआ करती थी, तो 15,000 रुपये महीने के इसको देकर क्या कर दिया, इसको पेंशन भोगी बना दे मीर जाफर को। भाई चल भाई तू है ना शाही घराने का आदमी है, 15,000 में तो अपने गुजारा बत्ता कर लिया। अब यहाँ का नवाब कौन बन गया, मीर कासिम। ठीक है साहब, अब मीर कासिम जो था थोड़े दिन तो वो भी नवाबी के चक्कर में रहता है, खूब मज़े करता है, सब करता है, पर धीरे धीरे उसको भी लगने लगता है भाई टेढ़ी खीर है ये, है ना। अब उसको टेढ़ी खीर जब लगने लगती है और खूब ज़्यादा वहाँ पर षड्यंत्र होने लगते हैं मुर्शिदाबाद में, तो ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आता है। मुंगेर है ना, मुंगेरी लाल वाला मुंगेर। तो मुंगेर अपनी राजधानी ले आता है, कहता है कि भाई वहाँ पर तो बहुत सारे षड्यंत्र होते रहते हैं, और साथ ही मुंगेर अपनी राजधानी को लाकर कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेजों का बहुत वर्चस्व हुआ करता था, और कोई आदमी इसको नवाब अंग्रेज वर्चस्व कोई भी अंग्रेज जो था वो इस मीर कासिम को नवाब मानने को तैयार नहीं है, कोई इसको नमस्ते तक नहीं कर रहा। कोई गुजर जाए, नवाब जहाँ से गुजर जाए कि हिम्मत आँख उठा के ऊपर देख ले, पर यहाँ अंग्रेज को बच्चे इनको गालियाँ दे के चले जाते थे, थू थू ये आ गया देखो, इस प्रकार से कि यार मेरे तो बच्चे भी यहाँ बेइज्जती करते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ मुंगेर। मीर कासिम आ जाता है मुंगेर, अपनी वहाँ अपनी राजधानी को ले आता है मुंगेर। ठीक, अब मुंगेर आके ये क्या करने लगता है, अपनी जो इसकी सेना होती है उसको यूरोपीय पद्धति पर ये संगठित करना शुरू कर देता है कि भैया यहाँ पर दाढ़ी वाड़ी कल से कटवा के आइए, और ये जूते एकदम फैना फैन होके आइए, टाई वाई लगा के, और पूरा भैया सावधान विश्राम इनको करवाने लगा इस प्रकार से। और बंदूकें भैया तलवार वलवार बहुत हो गया तामझाम, बंदूकें लाओ अंग्रेजों वाली। तो ये देखिए तोड़ीदार बंदूकें इस प्रकार से लॉक वाली ये यहाँ पर मुंगेर आके शुरू कर देता है। अब इसकी खबर मिल जाती है अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेजों को इसकी खबर मिल जाती है कि भैया ये तो कासिम साहब तो पहुँच गए हैं मुंगेर और ये वाला काम करने। ठीक है भाई, अब अंग्रेज थोड़ा नज़रअंदाज करते जा रहे भाई, चलो ठीक है करने दो। अब यहाँ पर ये एकदम पूरा इनसे अंग्रेज़ों से परेशान आ गया कासिम कैसे परेशान आ गया, पहले तो कासिम ने पैसे टक्के सब दे दिए उनको, परंतु अब होने क्या लगा, अंग्रेज लोग इतने माथे चढ़ गए कि अदालत में खुद लगाने लगे। कहाँ, बोले नीम के पेड़ के नीचे अदालत लगा रहे। कौन लगा रहे, बोले अंग्रेज लगा रहे, तो वो न्याय फैसला सुना रहे। और न्याय फैसला सुनाना काम है अदालतों का, निजामत जो हुआ करती थी उसका काम था। अब ये निज़ाम का वहाँ का नवाब का ये अधिकार चला जा रहा है। ठीक, इससे परेशान आ गए। दूसरा कारण था कि दस्तक जो हुआ करती थी, वो दस्तक का ये दुरुपयोग करने लगे। अब ये दस्तक क्या चीज़ हुआ करती थी, दस्तक मतलब वो दरवाजे पर आके दस्तक देने वाली दस्तक नहीं है। दस्तक का मतलब हुआ करता था कि अंग्रेज लोगों को ये दस्तक मतलब प्रमाण पत्र होता था कि आप जाओ और आप शुल्क मुक्त व्यापार कर लो। ठीक, परंतु कलकत्ता काउंसिल को ये दे दिया गया था। कलकत्ता काउंसिल जो है वो अंग्रेजों की हुआ करती थी, उसको ये दिया गया था। अब कलकत्ता काउंसिल क्या कर रही है, खुद तो शुल्क मुक्त व्यापार कर ही रही है, साथ ही साथ उसके जो उसके अधिकारी होते थे वो भी करने लगे, और वो अधिकारी खुद तो व्यापार करे सो करे, दूसरे जो भारतीय व्यापारी थे उनसे पैसा ले लेते थे फीस लेके, और उनको भी दस्तक दे दिया करते थे। तो ये तो दस्तक का दुरुपयोग हो गया भाई, तुम लोगों को मैंने दिया था ये भैया आप यहाँ शुल्क मुक्त व्यापार कर लो, परंतु तुम तो भारतीय व्यापारियों को भी देने लगे। इस चक्कर में देखिए नवाब हुआ करता था, उसको बहुत हानि हो रही थी, लगभग आप कहो तो 25 लाख रुपए की हानि उसे होए जा रही थी इस चक्कर में। ठीक है, अब देखें, अब ये सब इन सब चीज़ों से परेशान आ गया, तो नवाब ने क्या किया, ये एक कार्रवाई करी, और जो शुल्क मुक्त व्यापार था ना, जो शुल्क लगता था व्यापार पे, उस शुल्क को ही खत्म कर दिया। बोले अब सब एक जैसे हो गए, मेरे को तो वैसे ही टैक्स नहीं मिल रहा है, इस चक्कर में मैं काम करता हूँ, भारतीय और यूरोपीय में फ़र्क क्यों रहे, अब दोनों करो शुल्क मुक्त व्यापार। तो ये शुल्क मुक्त व्यापार उसने शुरू कर दिया, और इसी का परिणाम था कि झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता है यार ऐसे तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया तो ये भारतीय वाले हमसे आगे निकल जाएंगे। तो इस चक्कर में फिर ये लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, लड़ाई की जड़ होती है। तात्कालिक कारण देखा जाए तो तात्कालिक कारण जो है वो बक्सर के युद्ध का होता है, यही क्या, ये दस्तकों का दुरुपयोग। ठीक है, अब देखिए 1764 में बक्सर के युद्ध के रूप में ये सामने आ जाता है। ठीक है, बक्सर का ऐतिहासिक महत्व जो था वो प्लासी के युद्ध से अधिक महत्व का था, इसलिए था क्योंकि देखिए
प्लासी के युद्ध में तो सिर्फ बंगाल के नवाब को इन्होंने हराया, और वो भी षड्यंत्र करके अपनी तरफ मिला के, मगर बक्सर के युद्ध में पूरी तरीके से इन्होंने, अंग्रेजों ने लड़के इनको हराया था, सिर्फ षड्यंत्र के दम पे नहीं। षड्यंत्र हालांकि इन्होंने किया, पर सिर्फ षड्यंत्र के दम से नहीं, लड़कर इनको हराया। अब देखिए हराया किसको किसको। एक तो अपना मीर कासिम हो गया, जो अब मुंगेर आ गया था। मीर कासिम भागता मुंगेर से अंग्रेजों के डर से, और मीर कासिम आकर मिलता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। जब मैं आपको वहाँ के स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि शुजाउद्दौला है वो यहाँ का नवाब अवध का। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास आता है कासिम और बात करता है कि यार ये अंग्रेज बहुत परेशान कर रहे हैं, और एक काम करते हैं, इनको यार बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ से, तुम मेरी हेल्प कर दो। तो शुजाउद्दौला जो था ये लालची आदमी था वैसे भी, बोले यार मुझे क्या मिलेगा, तू बता, मुझे भी कुछ मिले तो मैं तेरी हेल्प करूं। तो इसको ये दे देता है लालच के, देखिए मैं यहाँ जीत जाऊंगा अगर तो तुझे ये वाला क्षेत्र दे दूंगा, इतना पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको दे देता भाई। अब शुजाउद्दौला जो था अवध का नवाब, शुजाउद्दौला कहता है यार सिर्फ मेरे अकेले की बस की भी बात नहीं है, एक काम करते हैं मुगल बादशाह के पास चलते हैं। और मुगल बादशाह उस काल में हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। और मुगल बादशाह देखिए हुआ इधर ही रहा करता था, इलाहाबाद में ही रहा करता था ये। जब ये वहाँ से शहजादा हुआ करता था तभी ये दिल्ली से भाग कर इधर आ गया था, क्योंकि आलमगीर द्वितीय इसका बाप होता है, शाह आलम द्वितीय का। तो आलमगीर द्वितीय जब दिल्ली का बादशाह होता है तब वहाँ पूरा षड्यंत्र हो रहा होता है, तो इसको डर सता रहा होता है मरने का। ये बोलता है भाड़ में गई दिल्ली की बादशाहत, मैं तो यहाँ इलाहाबाद की तरफ जाता हूँ और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लूँगा। और ये शाह आलम और शुजाउद्दौला ये पक्के दोस्त हुआ करते थे। अब शुजाउद्दौला ने फ़ोन लगाया शाह आलम को, भाई इसने कहा कासिम ने कि ये काम करना, तो फ़ोन अभी लगा फ़ोन उसको। अरे बाद में लगाएंगे, सो रहा होगा अभी टाइम पे दारू पी के, तो कोई नहीं, तू तो फ़ोन लगा। तो अब फ़ोन पे लगाया गया और कॉन्फ्रेंस पे ले लिया गया। फ़ोन लगाकर शाह आलम को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया गया, और भाई देखो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना, हम तीनों एक हो जाएं, माँ कसम अंग्रेज़ों को यूँ हरा दें हम। वो तो बंगाल में पहले हरा देते, वो तो हम ही लोगों ने वहाँ पर गद्दारी करी थी इसलिए हार गए। अब देखो सारा हमारे साथ है, अंग्रेज़ों को हरा देंगे, ठीक है। और फिर मैं अब मुगल बादशाह को कह दिया तुझे मैं इतना पैसा दे दूंगा, और यहाँ से पेंशन आएगी, पेंशन क्या आएगी, यहाँ से जो पैसा आएगा उसका टैक्स मैं तुझे दे दूंगा, और ये तमाम तामझाम हो गया। अब देखिए नवाब हो गया अवध का शुजाउद्दौला, मीर कासिम बंगाल का, और बक्सर यहाँ का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों तरह हो जाते हैं एक तरफ, ठीक है। और अंग्रेज़ों की सेना हो जाती है एक तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। कौन था? हेक्टर मुनरो, नाम मत भूलना। हेक्टर मुनरो जो है उसके नेतृत्व में सेना अंग्रेज़ों की एक तरफ आ जाती है, और एक तरफ आ जाते हैं ये तीनों आदमी, ठीक है। हालांकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे छल का सहारा लिया था, जो असद खां होता है और साहूमल जो कि रोहतास का सूबेदार होता है, और जैनुल अब्दीन, इन लोगों ने क्या किया था, धन के चक्कर में सेना जो है इन्होंने अलग ही अपनी रखी थी, ठीक है। फिर भी यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों ने बाकायदा लड़ा था। अब हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध में तीनों लोगों की संयुक्त सेना को हरा दिया। अब जैसे ही बक्सर की इसमें तीनों सेनाओं को संयुक्त सेनाओं को हराया बक्सर में, अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसके ऊपर पूरा का पूरा कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का, ठीक है ना। ठीक है बात। अब मीर जाफर जो हुआ करता था उसको यहाँ पर नवाब बना दिया जाता है। कासिम तो भाग कर इधर आ जाता है इनके पास, तो वहाँ पर मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया जाता है, जो 15,000 की मासिक पेंशन पर वहाँ पर चल रहा था। मीर कासिम 1765 में मर जाता है, और 1765 में मरने के बाद उसका बेटा होता है नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला को अंग्रेज अपने संरक्षण में वहाँ का नवाब बना देते हैं। देखिए अंग्रेजों की एक खासियत हुआ करती थी, ये फूंक फूंक के कदम रखा करते थे, ये दिमाग वाले आदमी थे कि अगर सीधा ही मान लो ये अपना वहाँ पर पूरा शासन थोप दे तो जनता बगावत कर देगी। तो ये क्या करते थे, पहले नवाब को ही रहने देते थे, नवाब नाम का, पर काम सारा खुद करते थे। करवाते किसके नाम पे थे? नवाब के नाम पे। जनता से कुछ भी कहते, देखो नवाब साहब की ये इच्छा है, जैसे नहीं जब अपने यहाँ इमरजेंसी लगी है ना, जब अपने यहाँ इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के काल में, तो इंदिरा गांधी ने क्या घोषणा करी कि राष्ट्रपति जी के आदेश से ये भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रपति जी बेचारे उनको कोई पता ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है राष्ट्रपति जी के नाम पे, तो काम भी यही करवाया करते थे कि नवाब श्री श्री नजमुद्दौला जी के आदेश से ये आज हमारा हुआ, ये तमाम तामझाम करा करते थे, ठीक। अब बक्सर के युद्ध में पराजित हो गया तो शाह आलम पहले ही अंग्रेजों की शरण में आ गया ये, ठीक है ना।
शाह आलम आ गया अंग्रेजों की शरण में। वहीं जो अवध का नवाब हुआ करता था शुजाउद्दौला, वो इधर उधर भागने लगा था। मगर बाद में 1765 में उसे लगा कि बात नहीं बनेगी, तो 1765 में वो अंग्रेजों के सामने आ जाता है और समर्पण कर देता है कि महाराज मैं आपके शरण में हूँ, आप थोड़ी कृपा करो, शरण वत्सलता दिखाओ। अब देखिए नवाब इनके शरण में आ जाता है, नवाब इनके शरण में आ गया शुजाउद्दौला, ठीक है। और वो जो हुआ करता था शाह आलम द्वितीय, वो इनके पास है, उनके संरक्षण में। अब इनके पास है पकड़ पकड़ के एक दूसरे से संधियां करना ये शुरू करते हैं कि आ जाओ भाई बैठो टेबल पर, अब हम करते हैं संधि एक दूसरे से। संधि करने के लिए अवध का नवाब जो था उसको बोला गया कि तुझे क्या बीच में ये पड़ गई थी आगे ज़रूरत इधर है कुछ नहीं करने की, तुझे यहाँ क्या आके बस पड़ गई थी, तू यहाँ बैठा आराम से अवध में, हम यहाँ बंगाल में कर रहे हैं, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी, एक काम कर बेटा, ये जो तेरे चक्कर में हमको नुकसान हुआ ना 50 लाख रुपए दे। अब 50 लाख रुपए मरता क्या न करता, शुजाउद्दौला ने बोला भाई दे दूंगा। अब 50 लाख रुपए तो ले लिए कंपनी ने, किससे, शुजाउद्दौला से, ठीक है। और मुगल बादशाह जो हुआ करता था उससे इलाहाबाद की संधि कर ली, ठीक है। एक मिनट में पानी पी लूँ। हाँ, तो इलाहाबाद की संधि करते हैं मुगल बादशाह से। अब मुगल बादशाह को खूब ये यहाँ पर सम्मान देते हैं, क्योंकि पूरे देश में अभी भी एक इनको सांकेतिक आप कह सकते हो कि रिस्पेक्ट तो प्राप्त थी अभी मुगल बादशाह को, वो 1857 तक रहती है ना। अब मुगल बादशाह से इन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली, उनसे लिख के दे दिया खाली कागज़ पे, तो हस्ताक्षर कर दें यहाँ, और कागज़ पे लिख दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आज से शाह आलम द्वितीय सौंपते हैं अंग्रेजों को, ठीक है साहब। और 26 लाख रुपए इसके बदले दे दिए शाह आलम द्वितीय को। 26 लाख रुपए जैसे शाह आलम द्वितीय को मिले, हाँ, उसको तो मज़ा आ गया यार कि क्या बात है। अब 26 लाख रुपए अंग्रेजों ने दे दिए शाह आलम द्वितीय को, और शाह आलम द्वितीय राजी हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ लिखवा ली कि नजमुद्दौला को आज से बंगाल का नवाब माना जाता है, शाह आलम द्वितीय के द्वारा, बादशाह के द्वारा, बोले माना जाता है, ठीक है साहब, हो गया। अब अवध जो था उससे क्या किया, कड़ा और मानिकपुर, ये जो उसके जागीरदारी हुआ करते थे वो छीन ली, और वो छीन कर मुगल बादशाह को दे दी। समझ रहे हैं आप बात, कड़ा और मानिकपुर छीन के मुगल बादशाह को दे दिया कि अवध के नवाब से, शुजाउद्दौला से। और शुजाउद्दौला जो है उससे पहले ही इन्होंने 50 लाख रुपए ले लिए थे, तो 50 लाख रुपए तो गए सो गए, और ये कड़ा और मानिकपुर की उसकी जागीरदारियाँ भी गई, ठीक है। और जो शाह आलम द्वितीय हुआ करता था उसको जो है 26 लाख रुपए उन्होंने दे दिए, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ले ली, दीवानी ले ली, और साथ में खूब इसको रिस्पेक्ट दी कि भैया महाराज ये सम्राट तो भारत के यही हैं, ये हो तमाम, खूब सांकेतिक इसको रिस्पेक्ट दे दी। अब 1765 से 1772 तक यहाँ पर लागू होता है द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन क्या होता है, यहाँ से देखिए प्रीलिम्स और मेंस, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि द्वैध शासन क्या हुआ करता था। अब द्वैध शासन में हुआ क्या करता था कि क्लाइव जो था, क्लाइव ने एक काम किया कि यार बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी तो हमारे पास में आ गई अब पूरी तरीके से, अब पैसे वाले तो अधिकार हम रख लेते हैं, बाकी के काम जो है वो आप नवाब साहब आप संभालो, यानी न्याय करना ये सारा काम जो है वो कौन संभालेगा, वो सारा का सारा काम संभालेगा ये नवाब संभालेगा, हम लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, ठीक है साहब। तो जो वो काम हुआ करता था सामान्य काम, वो तो प्रशासन का डे टू डे वो दे दिया गया बंगाल के नवाब को, और पैसे से संबंधित जो सामान कार्य हुआ करता था वो सारा काम किसको मिल गया, वो सारा काम मिल गया अंग्रेजों को, ठीक है। अब वास्तविक सत्ता जो थी वो तो सौंप दी गई किसको, अंग्रेजों को। नाम मात्र का शासक रह गया बंगाल का, तो इसलिए दो शासन कर रहे हैं, इसलिए द्वैध शासन इसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब 1765 में बंगाल सूबे की जो निजामत हुआ करती थी, निजामत में देखिए सैन्य व्यवस्था आ गई है ना, वहाँ की न्याय व्यवस्था आ गई, ये सारी जो है वो किसके अंदर आती थी, उसे निजामत के अंडर कहा जाता था। 53 लाख रुपए नवाब को दे दिए, और ये निजामत जो है सारी की सारी बंगाल सूबे की वो ले ली कंपनी ने, ठीक है। और इस प्रकार से कंपनी के हाथों में अब देखिए निजामत भी आ गई, मतलब न्याय करने का अधिकार, सेना से संबंधित अधिकार, ये भी कंपनी के हाथों में आ गया, और साथ ही साथ दीवानी वसूल करने का जो अधिकार था टैक्स से रिलेटेड, वो भी कंपनी के पास आ गया, है ना। इसलिए वास्तविक सत्ता कौन बन गई, अब वास्तविक सत्ता बन गई कंपनी। मगर कानूनी दृष्टि में भी नवाब को, यहाँ की सत्ता किसके पास थी, बंगाल के नवाब के पास, इसीलिए इसे द्वैध शासन कहा जाता है। शासन दो लोग कर रहे थे, एक नाम मात्र की सत्ता और एक वास्तविक सत्ता। वास्तविक सत्ता अंग्रेज, नाम मात्र की सत्ता कौन,
बंगाल का नवाब नजबुद्दौला। अब देखिए, यानी कि ये देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ, कंपनी के दीवानी कार्य के लिए उस टाइम पे भाई अंग्रेज नए नए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे किस प्रकार से टैक्स वसूला जाएगा ये अभी उनको पूरा ज्ञान नहीं था। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, मोहम्मद रजा खां, ये मोहम्मद रजा खां जो है ये बहुत बढ़िया आदमी हुआ करता था और ये टैक्स से संबंधित इसका प्रशासन बहुत बढ़िया हुआ करता था। नवाब का जो टैक्स से रिलेटेड कार्य कौन देख रहा था, मोहम्मद रजा खां ही देख रहा था। अब इन्होंने मोहम्मद रजा खां को बोला कि रजा खां साहब, आज से आप जो है यहाँ के दीवानी आप वसूल करोगे, ठीक है, बंगाल से। और बिहार से मोहम्मद शिताब राय को कहा दिया गया, शिताब राय जी आप जो है बिहार से पूरी दीवानी वसूल करोगे और वसूल कर दोगे किसे, हमें दोगे आप अंग्रेज़ों के। आज से आप अंग्रेज़ों के जो है वो सेवक हुए। इस प्रकार से रजा खां जो था वो पहले बंगाल के नवाब का दीवान हुआ करता था, वहाँ का सारा संभाला करता था टैक्स कार्य। अब वो किसके अंडर में आ जाता है, वो अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाता है और मोहम्मद रजा खां जो है इसको पूरा वहाँ पर कह दिया जाता है कि बंगाल की दीवानी आप वसूलो। अब बाद में देखिए होता क्या है, ये मोहम्मद रजा खान पर भी बाद में देखिए जब पैसा वहाँ पर कम मिलने लगता है इनको, तो सारा का सारा ठीकरा ही किस पे फोड़ देते हैं, मोहम्मद रजा खान पर फोड़ देते हैं। और मोहम्मद रजा खान को आखिर में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, क्लाइव के द्वारा। परंतु हालांकि देखिए बाद में उनको वापस रिलीज़ भी कर दिया जाता है मोहम्मद रजा खान को। ये वाली कहानियाँ आगे की हम आगे बाद में देखते रहेंगे। तो आज जो है, आज के लेक्चर में हमने प्लासी का युद्ध देख लिया है ना। प्लासी का युद्ध में एक तरफ होते हैं अंग्रेज क्लाइव के नेतृत्व में और एक बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला, ठीक है। मीर जाफर वगैरह साथ किसका देते हैं, अंग्रेजों का। उसके बाद में बक्सर की लड़ाई में, बक्सर के युद्ध में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये क्रम पूरा याद रखना कब कब हुआ। तो बक्सर के युद्ध में देखिए एक तरफ होते हैं शुजाउद्दौला, कहाँ का नवाब, अवध का नवाब। मीर कासिम कहाँ का, बंगाल का नवाब जो था। और शाह आलम द्वितीय, ये कहाँ का, ये दिल्ली का, ये दिल्ली का सम्राट। ये तीनों एक तरफ होते हैं वर्सेस कौन, ब्रिटिशर्स, है ना। ये तीनों एक तरफ और ब्रिटिशर्स एक तरफ। और जीत किसकी होती है यहाँ पर, ब्रिटिशर्स की। निर्णायक रूप से जीत इनकी हासिल हो जाती है ब्रिटिशर्स को। और इसके बाद में पूरा अधिकार किनके हाथों में आ जाता है, अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो इनके हाथों में आ जाती है, पूरी अंग्रेजों के हाथों में। और उसके बाद देखिए 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक यहाँ पर चलता है द्वैध शासन, जिसमें एक नाममात्र की सत्ता होती है जो बंगाल का नवाब होता है, और एक कार्यकारी या मुख्य शक्ति जो कार्यपालिका होती है या मुख्य जो एक शक्ति होती है संभालने वाली, वो होती है कौन, अंग्रेज, है ना। इस प्रकार से फिर वहाँ का दीवानी कार्य जो है वो किसको सौंप दिया जाता है, रजा खां को सौंप दिया जाता है, ताकि वो वहाँ से पैसा वसूल करके किसको देता रहे, अंग्रेजों को देता रहे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।